मैं 2 दिन की ज़िंदगी जी सकता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे पास रहूँगा, दूसरे दिन तुम मेरे पास रहना। घर बाहर जाने के लिए उतना नहीं होता, जितना लौट के वापस आने के लिए होता है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, मगर हताशा को जानता था। ये कुछ पंक्तियाँ हैं, जिनको लेकर हम बात कर सकते हैं विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल यानी कि वो कथाकार, कवि जो कुछ दिनों पहले जो हमारे बीच नहीं रहे और जिनका अवसान हो गया, जिनकी मृत्यु हो गई। और विनोद कुमार शुक्ल की हिंदी में क्या अवदान है और कैसे हम उनको याद करेंगे, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ साहित्यकार हैं। सुधीर सक्सेना जी हैं, कवि हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप विनोद कुमार शुक्ल जी को कैसे याद करेंगे? 3-4 तरह से याद करूँगा। एक, साधारण व्यक्ति अपनी साधारणता में रहते कैसे असाधारण हो जाता है, उम्र के साथ, अपने क्रिएशन के साथ, उसका बहुत बड़े उदाहरण है। हमको कोई बहुत बड़ा आदमी होके पैदा नहीं होना है कि हम बाद में बड़े आदमी हो जाएंगे। वो छोटा आदमी होके भी कैसे बड़ा आदमी बनता है, उसका बहुत बड़े उदाहरण है, लेखन में भी, जीवन में भी, और हर जगह। तो उसके बहुत बड़े उदाहरण है वो जी, जी। कि कैसे एक बिल्कुल आराम से लिखने वाला आदमी, जो ना लिखने की राजनीति में है, ना वो भाग दौड़ करता है, ना सोशल मीडिया को पकड़ता है, ना कुछ। सोशल मीडिया उसको पकड़ता है सोशल मीडिया उसको बाद की उम्र में पकड़ता है, और अच्छा खासा पकड़ रहा है। अब तो उनके निधन के बाद तो सोशल मीडिया के पास तो एक मसाला मिल गया, जैसे मानो कि विनोद कुमार शुक्ल जी को लेके। तो वो एक अलग चीज़ है, पर उन्होंने कभी किसी का सहारा नहीं लेके आराम से लिखते रहो, और आप हमें देखोगे तो उनकी अपनी शैली, अपनी भाषा के लिए उनको मैं याद करूँगा। असाधारण भाषा है, बहुत अलग भाषा है, वो एक बिल्कुल अलग शैली है। मैं उसके लिए भी उनको याद करूँगा कि कहीं ये तो नहीं कि वो अपनी शैली के बाद में गुलाम हो गए थे। ऐसा भी कहने वाले लोग हैं कि वो तो अपनी ही उसी शैली में उनका गद्य, उसी शैली में उनकी कविताएं, उसी शैली में उनके सारे उपन्यास, वो एक अलग ही विवाद का और बातचीत का विषय हो सकता है। पर मैं इसके लिए भी उनको याद करूँगा। डॉक्टर साहब, आप कैसे याद करेंगे सुधीर सक्सेना जी? आपने तो उनके देखिए साथ लंबे समय तक वक्त देखिए गुजारा है। ब्रजेश जी, जब हम विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बात करते हैं तो एक साथ कई बातें जहन में उभरती हैं। जैसा कि ज्ञान जी ने कहा, सामान्य जीवन उन्होंने जिया और साधारणता में असाधारणता की अगर कोई मिसाल या नज़ीर देनी हो तो सबसे पहले हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में विनोद कुमार शुक्ल का नाम उभरता है। वो एक सामान्य परिवार में जन्मे, सामान्य जीवन जिया, लेकिन उन्होंने जो प्रतिष्ठा अर्जित की है अपने लेखन से, वो हिंदी साहित्य में बहुत विरल और बहुत अद्भुत है। हम विनोद कुमार शुक्ल की तुलना किसी अन्य से नहीं कर सकते। उसके लिए मैं अगर उन्हीं की शैली या तर्ज पे कहूँ तो विनोद कुमार शुक्ल हैं विनोद कुमार शुक्ल की तरह, किसी अन्य की तरह वो नहीं है। और एक बहुत उनका एक मैं उदाहरण कोट करना चाहूँगा। राजनांदगांव में जहाँ पर उनके चाचा किशोरीलाल शुक्ल जी ने दिग्विजय महाविद्यालय की स्थापना की थी, वहाँ पर वो उनकी मुलाकात जब मुक्तिबोध से हुई और मुक्तिबोध ने ये पहचान लिया था कि विनोद कुमार शुक्ल के अंदर किस हद तक रचनात्मक उर्वरा भूमि और बीज हैं। तो उसके बाद सन 64 में मुक्तिबोध को एक पत्र लिखते हैं विनोद कुमार शुक्ल। उसकी 3 पंक्तियां मैं आपको उद्धृत करना चाहूँगा, जो बहुत ये लेटर आजकल बड़ा वायरल भी हो रहा है हाँ, सोशल मीडिया पे जी। तो उन्होंने लिखा है, कविताएं लिख रहा हूँ, कहानियाँ लिख रहा हूँ, उपन्यास लिख रहा हूँ। आपने मुझे इतना विश्वास कर दिया है कि गलत नहीं लिखूँगा। आपने मुझ में इतना विश्वास कर दिया है कि गलत नहीं लिखूँगा, अच्छे से अच्छा लिखूँगा, यानी अपने को निरंतर मांझता रहूँगा। अब उनका जो पहला संकलन आता है सन 70 के दशक के शुरू में, लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत, वहाँ से उनकी एक पहचान बनती है। उसके बाद नौकर की कमीज़, खेलेगा तो देखेंगे, वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। मुझे लगता है कि हिंदी में जो तमाम किताबें आई है उसमें सबसे लंबा शीर्षक चर्चित और चर्चित हुआ है जो वो यही शीर्षक है। तो खिलेगा तो देखेंगे, या वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, या सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, बंद कमरे में खिड़की रहती थी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के अतुल्य या अलग तरह के अलहदा लेखक हैं, जिन्होंने बहुत
सामान्य तरीके से चीज़ों को इस तरह से दर्ज किया है कि वो साधारण चीज़ें भी असाधारण हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो साधारणता थी उनकी लेखन में, तो वो क्या उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी? लेखक इतना साधारण कैसे हो जाता है कि इतने साधारण तरीके से इतनी गहरी बातें कहना? अगर आप इसमें तो देखिए, जीवन कितना साधारण था और कितना असाधारण आप लिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपका एक असाधारण आदमी भी बहुत साधारण चीज़ लिख सकता है और एक बहुत साधारण आदमी बहुत असाधारण लिख सकता है। आप पीछे जाइए ना, कबीर जाइए, तुलसीदास जाइए, साधारण से साधारण जीवन जिया इन्होंने, कोई बहुत असाधारण थोड़े जीवन जी रहे थे और उसके बीच में असाधारण लिखते थे। ये चीज़ उससे मत जोड़िए, आपके कितने साधारण थे, कितने असाधारण थे। मुझे लगता है कि जिस ढंग वो बहुत कम लोग हैं जो जैसा जीवन में है वैसा लिखते भी हैं, और वैसा लिखते वो जो कहते हैं ना कि आप जैसा लिखते हो फिर उससे भी बड़े हो जाते हो। जैसे थे, जो सोच है उससे आगे बड़ा दिखना अपने लेखन में, वो हर एक के बस की बात नहीं है। कई लोग जीवन में इतने, उनकी कविताएं पढ़िए आप, उनकी गद्य, चलिए मैं गद्य पे बात करता हूँ। मुझे लग रहा है कि दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज। हाँ, उन्होंने मैंने बल्कि इनकी दीवार में खिड़की रहती थी, दीवार में खिड़की इसके रहती खिलाफ लिखा था मैंने। हाँ, मैंने लिखा था कि इसके खिलाफ लिखा था और ये मेरे एक कॉलम में छपा था, जिसमें मैंने इस तरह लिया था कि मैंने कहा था कि गद्य अपठनीय गद्य है, कविता एक कहानी की तरह, कि मैं इसको कहाँ तक पढ़ता जाऊँ। वही वाली बात है, एक आदमी हाथी पे जा रहा है, वो महाविद्यालय जाता है, ये कहानी तो बढ़ नहीं रही। तब की समझ थी एक, बाद में जब मैंने इसको और ढंग से देखा और बाद में उम्र के साथ अगर आप समझदार नहीं होते, जी जी, तो हम भी समझदार इतने तो हुए कि हमने पाया कि यार इस गद्य की भाषा वाला गद्य कहीं नहीं है। नौकर की कमीज की बात करें तो नौकर की कमीज जी आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। कहानी मत ढूंढिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके गद्य में कहानी मत ढूंढिए। मेरे को बाद में ये लगा। ब्रजेश जी जो जैसा ये कह रहे हैं, तो शैली की बात जहाँ कह रहे हैं, तो एक पंक्ति है किसी की, मैं शैली अपनाई। तो विनोद जी के साथ भी आई है, विनोद जी की शैली अपनाते हैं और अपनी एक अलग शैली, अलग लहरें और अलग तरंग पैदा करते हैं। मैं कह रहा हूँ जिसको यार, कि जैसे जैसा कि भवानी भाई कहते हैं ना कि जिस तरह तू सोचता है बस उस तरह तू लिख, वही मैं कह रहा था। और इसके बाद फिर मुझसे बड़ा तू दिख। तो ये अद्भुत है, साधारण रहते हुए असाधारण दिखें, ये मिसाल है। वो जो चीज़ है, वो जो रामचंद्र जी शुरू में आपने कहा ना कि उन जैसा कोई नहीं, तो जो रामचंद्र जी के लिए वो कहते हैं ना तुलसीदास जी, कि वो जो बाजत पैजनिया में जब वो कहते हैं कि क्या है सर वो पंक्ति, चंद रामचंद्र बाजत पैजनिया। हाँ, ठुमक चलत रामचंद्र। चंद बाजत पैजनिया, उसमें उनका जो वो है कि भगवान की तुलना में किससे करूं, तो उसमें पंक्ति जो आती है कि रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनी है। हाँ, सही बात। भगवान राम जो है बिल्कुल राम जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई तुलना नहीं है। तो ये करीब करीब वैसा है। विनोद कुमार शुक्ल जी का गद्य, कई तुलना किससे करूं तो मैं कहूँगा यार विनोद कुमार शुक्ल जी का गद्य विनोद कुमार शुक्ल जैसे ही है। क्यों आपसे नहीं और किसी तुलना नहीं है। अच्छा सर, ये देखिए कि उनकी कविता की भी, उनकी कविता भी बहुत अलग है। कविता का मैं तो कविता का बहुत अच्छा पाठक हूँ, लिखता तो नहीं हूँ, पर मैं मानता हूँ कि मैंने कितनों कविताएं पढ़ी हैं। आपके लेखन में भी कहीं ना कहीं कविता आ हाँ, क्योंकि मैं कविता का पाठक हूँ, वो तो सीखते हैं आप हमेशा पढ़ के। तो नहीं, जैसे उनका आपने कहानियों की, उनके गद्य की बात कही, तो उसके शीर्षक जैसे हमने आपको और किताबों के शीर्षक बताए, तो उसके शीर्षक भी उनके बहुत अलग तरह के कहानियों के, जैसे कहानियों के, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, ये उनके गद्य कहानियों का शीर्षक। वो कविता है उनकी, हर गद्य में कविता है, गद्य में कविता है पूरी। और वो एक जुमला होता कि जादुई यथार्थवाद, नहीं है जुमला नहीं, ये है इनको मिलान कुंदेरा का जो है पहचान कि एक जादुई यथार्थवाद की, वो इनकी भी मानी जाती है कि इनकी गद्य में जादुई यथार्थवाद लेके आए हैं। गैब्रियल गार्सिया में जो मिलता है। हाँ, तो ये है इनका है। और उसके लोग विरोधी भी हैं, गद्य में भी विरोधी हैं उसके, जादू यथार्थवाद के, कि अपठनीय हो जाता है, बहुत ज़्यादा कल्पना में आप चले जाते हैं, आप जादू का लोग एक प्रस्तुत कर रहे हैं
और जादू के लोक में यथार्थ गुम हो रहा है, लोग कहने वाले ये भी हैं। और एक ये कहते हैं कि यथार्थ को इतना खूबसूरत बना दो कोई जादू जैसा लगने लगे, वो भी है। तो इसके खिलाफ बोलने वाले भी हैं, इसके अच्छे बोलने वाले हैं। मज़ा तो आता है जादू में, तो मज़ा आता है। हाँ, मगर बात है कि उनकी भाषा में एक बड़ा ठहराव है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। ज्ञान जी ने पहले ही कहा कि अपनी ही शैली या अपनी ही भाषा का गुलाम हो जाना, लेकिन वो उनकी एक शैली है अच्छा, पर जो हम उसमें लोग तरलता पहचान है। सकते हैं। और जो दो वाक्य पढ़ ले कविता- कहीं, हाँ, तो कि पता चलता है ये शुक्ल जी विनोद की कुमार है। शुक्ल जी अच्छा देखिए, मैं तो नए ज़माने का पाठक हूँ, आप लोग तो उस ज़माने के पाठक, जब उन्होंने शुरुआत की थी या जब वो थोड़ा वो चल पड़े थे, तो क्या उस दौर में यानी कि 60 या 70 या 80 की बात करें, मैंने तो 90 के बाद पढ़ना शुरू किया, देखिए, तो 60 और 70 में भी वो क्या उनको ऐसी पहचान मिली सन थी? 60 के दशक के उत्तरार्ध में सन 60 की दहाई के उत्तरार्ध में जो उनकी रचनाएं आने लगी, जी। फिर 70 के कुछ बाद उनका लगभग जय हिंद आया। तो शुरू में जो भाषा अर्जित कर रहे थे, जो शैली अर्जित कर रहे थे, जो चीज़ों को खोज रहे थे, वो बाद में उनकी पहचान बन गई। वो उससे विचलित नहीं हुए, उसमें और इजाफा करते गए। लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद, वो बात की कविताओं में भी वो भाषा, वो शैली, वो तेवर और सलूक, वो सलीका और सलूक बात में मगर भी आपको नजर जो आता है। अभी की कविताएं हम जो देखते हैं, जितनी हमारे पास कविता की जो किताबें हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ये जो केवल जड़ें हैं, हाँ। अतिरिक्त नहीं, एक पूर्व में, बहुत से पूर्व, मगर इसमें जो कविताएं हैं बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, और वो शुरुआती कविताएं कुछ लंबी हाँ, होती है, लगभग कम जय है। हिंद बड़ी हाँ, लंबी कविता है। और फिर उन्होंने उनको लोकप्रियता दी, क्योंकि उसमें जितना गहराई है वो किसी और कवि में ने बाहर अन्य कवियों के साथ ये हुआ कि वो अलंकृत शैली में चले गए, तो इनकी जो निरलंकृत शैली थी। निरलंकृत। और कविता को लेके उन्होंने बहुत छोटी सी बात कही थी एक इंटरव्यू में, कि कविता का मतलब होता है बहुत थोड़े शब्दों में कहा हुआ, सिर्फ इतना नहीं। इसके बाद वो कहते हैं दो शब्दों के दरमियान ढेर से अर्थों की वही गुंजाइश होनी सारी बात वही है चाहिए, कि आपका और उसके बाद और वाक्यांशों और शब्दों के बीच में लयबद्धता। लयबद्धता मतलब तुक नहीं, लेकिन जैसे मुक्तिबोध का है, भूल गलती आज बैठी है जरा बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, आप इसको गा सकते हैं बिल्कुल बाकायदा। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। तो ये जो लय, हाँ नहीं है, पर गाई जा सकती है। लेकिन लयबद्धता, लयबद्धता है, lyrical तरलता है, लिरिकल है इनकी ये उसमें, कविताएं इनकी। कविताओं में। और है वो छोटी कविताएं जो आप कह रहे हैं। उस वक्त जब उनकी उपन्यास पे फिल्म बनी, मणिकौल ने जो फिल्म बनाई नौकर की कमीज पे, 1999 तो में। उस दरमियान क्या चर्चा रही आप लोगों के बीच में, आप लोगों ने उसको किस नज़र से देखा? देखिए, मैं बताऊं आपको, जैसे इनका जब लगभग जय हिंद आई थी, तब हमने भी लिखना ही शुरू किया था। तब इनकी अशोक वाजपेयी ने एक पहचान सीरीज निकाली थी कवियों की, उसमें देवताली जी की थी, इनकी कविताएं थी। शरद जोशी ने बड़ी हंसी उड़ाई थी, मुझे याद है, इस तरह की कविता की बहुत मज़े लेके हंसी उड़ाई थी, और कहा था कि ये शब्दों से खेलना है, जिसमें चाकू से खेलता कवि भी आया था। विचार की तरह कोट, आप वो आदमी निकल गया विचार की तरह, तो विचार का कोट पहन के और विचार का कोट उतार के और विचार के कोट में छुप के इस सब से शरद जोशी ने अपनी तरह से तुलना करके बताया था कि ये सारे लोग, पर उनके अपने कुछ और कारण भी रहे जिसमें थे। पर चर्चित, देखिए क्या होता है, जब आप चर्चित होते हो तो विवादास्पद तो हो सकते हो जी, विवादास्पद होना भी चर्चित होना है, और अच्छे लोग भी विवादास्पद हो सकते हैं, और एक समय के साथ विवाद निकल जाते हैं और आपका चर्चा रह जाती है। तो ये कहीं से शुरू, जहाँ से कविता हुई होगी शुक्ल जी की, उस कविता के विरोधी भी तो लोग थे, उस तरह की भाषा का, उस तरह के चीज़ का हंसी उड़ाने लोग भी थे, पर वो अपने उस पर टिके रहे, वैसा ही लिखते रहे, और बाद में वो सारे विवाद नीचे निकल के, आज देखिए आप जब अभी बात कर रहे थे कि उस उम्र में आके एक इतनी बड़ी पहचान, एक हफ्ते बाद वो 90 वर्ष के हो जाते, बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक दीर्घायु। और बाद के वर्षों में जो उनको प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि या पैसा मिला, वो मतलब हिंदी साहित्य में मुझे नहीं लगता है कि किसी और कवि या लेखक या उपन्यासकार को मिला होगा। छोटे से शहर में रहकर, बिल्कुल, रायपुर के एक छोटे से मोहल्ले में ये रहकर, खेल जनरली दिल्ली और भोपाल और ऐसे के बैठ के उधर की राजधानियों के खेल हैं ये। हाँ, और राजधानी के सारे खेल से अलग रह के, और फिर आप वो सब अचीव कर लो,
जो राजधानी में खेलने वालों का दिल में हाय हाय मची रहती है अचीव करने के लिए। नहीं तो ये हाय हाय तो मची लोगों में, ऐसा नहीं कि बहुत नहीं मची। मची रहती है और अभी भी मची, बहुत बहुत दुखी भी तो हुए। वही बात जो आपने और कही ना लोग, कि विवाद छट जाते हैं कथाकार। पर अपना कद, अपना आप कद बनाते हो। अच्छा, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कोई एक एक छोटा छोटा यदि उनसे मुलाकात का कोई संस्मरण सुना हाँ, सके तो। मैं बताना चाहूँगा। मैं बहुत संक्षेप में सन 1978 में दिसंबर में मैं रायपुर गया था दिल्ली से, समाचार भारती का ब्यूरो प्रमुख हो गए। तो दिसंबर के अंत की बात होगी कि अचानक, या जनवरी 79 के शुरू की बात होगी। एक दिन मेरे पास स्कूटर से आए वो स्कूटर था, उसी पे चलते थे वो, और परिचय हो चुका था हमारा एक आध जगह। तो उन्होंने कहा कि मैं फलां फलां हूँ, ये आपसे मुलाकात हुई, आपको पढ़ा है, ये पहल में कविता छिपी थी मेरी बस्तर, उसका जिक्र किया। फिर उन्होंने बड़े संकोच से कहा कि सुधीर जी मुझे प्रूफ पढ़ना नहीं आता है। तो मैंने कहा नहीं क्या दिक्कत है? बोले मेरे पास नौकर की कमीज मेरा उपन्यास प्रेस में अंतरस्थ है, तो उन्होंने प्रूफ भेजा। मैं प्रूफ, क्या आप प्रूफ पढ़ देंगे? बहुत विनम्रता से पूछा, मतलब याचना के स्वर में। मैंने कहा नहीं क्यों नहीं पढ़ देंगे। तो इस तरह समझ लीजिए कि नौकर की कमीज का प्रूफ के बहाने पहला पाठक मैं हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कम बोलना, शालीनता और विनम्रता, जिसको बोलते बहुत किफ़ायती कवि थे वो जी। और कहते भी थे कविता तो बहुत छोटे चीज़ों में आती है, जो वाक्यांशों में जैसे बटियों के बीच में घास दुबकी रहती है, तो शब्दों के बीच में वो कविता दुबकी रहना चाहिए। धीरे धीरे जो खुलती थी, हरियाली आती थी, वो उनकी खूबी थी। मेरी कोई मुलाकात नहीं है। सोचिए ना, दो बड़े लोग जिनको कि आप पसंद करते हैं, जिनसे आप सीखते हैं, जिनको आप लगातार जानने की कोशिश करते हैं। परसाई से मेरी कोई मुलाकात नहीं। बिल्कुल, यही अफसोस मुझे परसाई जी को लेकर भी था कि मैं जबलपुर का रहने वाला था और शहर में बहुत जाता था। परसाई जी को मैंने जिंदगी में हमारे अंजनी चौहान बहुत परसाई के दोस्त थे। आपका सौभाग्य रहा कि आप रायपुर जाके विनोद हाँ, जी से मैं मिले। इसलिए चुपचाप चला और गया। आप मिली मेरे पास आप मिली, नौकर की कमीज मैंने जो लिखवाया अप्रैल में, और जब मैं उनसे गया तो मुझे लगा कि एक इंटरव्यू किया जाए, एक पत्रकार की जो इच्छा होती है, मगर मुझे लगा बहुत बुजुर्ग आदमी, उनसे कुछ बुलवाना तो उन पर अत्याचार करना होगा इंटरव्यू के रूप में। मगर जब मैं उनसे बात करने बैठा तो उन्होंने जो बोलना शुरू किया, मुझे लगा अद्भुत बोल रहे हैं। तो मैंने अपने मोबाइल कैमरे से ही छोटा सा रिकॉर्ड कर लिया जो उन्होंने अपने लेखन के बारे में कहा कि मैं तो कहीं भी लिखने बैठ जाता हूँ, कहीं पूरे समय लिखता रहता हूँ, बहुत कुछ लिखना बाकी है। उनकी जो लाइन होती है कि बहुत कुछ लिखना बाकी है, बहुत चीज़ों पर नहीं लिख पाया। हाँ, मैंने उनसे कहा आपने इतना लिखा, उनका नहीं फिर भी बहुत कुछ नहीं लिख पाया, बहुत सारा नहीं लिख तो पाए। मुझे लगा कि ये कविता में बोलते ये थे। प्रेरणा है, ये प्रेरणा है हम कविता सब में बोलते थे। हालांकि आप भी बहुत लिखते हैं डॉक्टर साहब, जब भी आपसे बात बहुत लिखने की बात क्या होती है कि आपके अंदर अगर वो बेचैनी, वो उनमें थी, बेचैनी थी, उनकी वो बेचैनी थी हाँ। कि जहाँ उसे लगता था कि अभी तो लिखा ही नहीं, हाँ, अभी क्या लिखा, अभी तो बहुत सारा लिखना बाकी। उनकी कविताओं में ये वाली बात आती, बार बार आती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी जो हुआ है वो चाहे वो लिखने में हो, चाहे जीवन में हो, जीने की लालसा और जीवन में कुछ करते रहने की लालसा, वो सब उनकी कविताओं में नजर आता है। हाँ, मैंने उनके बेटे कविताएं बहुत शाश्वत से अलग पूछा मुझे इनकी लाइब्रेरी में ले चलो या टेबल कुर्सी पे ले चलो कि जहाँ बैठ के लिखते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बाबा तो कहीं बैठ के लिखते हैं। कहीं बैठ के बच्चे खेलते रहते हैं, बाबा सोफे पे बैठ लिखते के लिख रहते हैं। लेंगे, तखत पे बैठ के हाँ, लिख लेंगे। और उनकी वो वो जो लिखने, एक लिखने के नखरे होते हैं ना कई लोगों के। कई लोग इसलिए वैसे बड़े हमारे कई लेखक ये कहते हैं हम इसलिए लिख पाए कि हम वो लिखने के लिए बाकायदा डाक बंगले में जाते हैं। और ये फोटो देखिए, ज्ञान जी आपने बहुत और ये जो अस्पताल वाली जो हाँ, फोटो ये है है, ना, ये फोटो बड़ी प्रसिद्ध है। ये अस्पताल कि वाली अस्पताल फोटो में वो में लिख रहे हैं, ऑक्सीजन की नली ऑक्सीजन की लगी नली हुई लगी है। और लिख रहे हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन की नली जो है ना, उससे बड़ी ऑक्सीजन नली वो लिख रहे हैं वो है। हाँ, वहां से ऑक्सीजन मिल रही है उनको। हाँ, वही उनकी जिंदा रहने की प्रेरणा ज्ञान जी ने जो कहा है नखरा शब्द जो है, तो लेखन में और जीवन में दोनों जगह वो नखरों से दूर थे। तो यदि हम कहें कि आप उनकी जो रचनाएं हैं उनमें से किनको नए लोगों को पढ़ने के लिए कहेंगे? मैं तो गद्य वाला आदमी हूँ। कविताएं तो उनकी सारी ही खूबसूरत हैं, हर कविता उठा के पढ़ लीजिए, बहुत अद्भुत हैं। जो मतलब वो वाली जो आप कविता पढ़ रहे थे शुरू में ना, हताशा से, हाँ नहीं कि एक दिन, वो कहते 10 मिनट का अगर एक दिन होता तो 5 मिनट में आधी रात हो जाती है ना, और एक दिन की होती जिंदगी तो 2 दिन की जिंदगी होती। एक दिन में आपके साथ रहता, एक दिन आप मेरे साथ रहते। अब बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं, पर इसमें इतने गहरे अर्थ हैं। अगर आप उतरोगे तो इनकी हर कविता में, तो कविता तो पढ़िए ही, अगर इनको समझना है तो पहले कविता पढ़नी पड़ेगी। आप गद्य से शुरू करेंगे तो गलत हो जाएगा। सारा गद्य इनका पूरी कविताएं ही है। गद्य में जो अंतर सलीला है, अंतर सलीला वो कविता की है, अच्छा, वो कविता ही बह रही है। तो कविता ही बह रही है। मैंने इनको मूल रूप से
कवि रूप से कवि हैं। मूल रूप से कवि। मूल रूप से कवि हैं, कवि ही हैं। और जो एक बात है ना, कवि मन वो कवि हृदय, एक बड़ा शब्द चलता है हाँ, कवि आलोचना हृदय, में। हाँ, कबीर मन और अगर कवि उसका कोई एक उदाहरण हो सकता है तो वो आदमी ये कवि मन और कवि हृदय, जो समझ आप लीजिए मिले जिस उनके आदमी से। रचना संसार का निचोड़ है। कवि हृदय या कबीर मन उपन्यासकार या गद्य लेखक मुक्तिबोध जो थे। और दो बातें उनके साथ बहुत थी। एक तो क्या था कि वो कहते थे कि मेरी जो पक्षधरता है, लोग बात करते हैं ना वामपंथी लेखक है सारे लोग, तो उनका कहते मेरी पक्षधरता जो है वो मनुष्यता के प्रति है। अभी एक सवाल बार बार उनसे पूछा गया था आखिरी के दिनों में कि आपने जिस जगह पे रह रहे हैं, जैसे बस उधर के कष्टों पे नहीं लिखा, उधर के कष्टों पे नहीं लिखा, उधर आपने मजदूरों पे नहीं लिखा, ये सारे तो उनका ये वामपंथी सवाल है। तो उनका और जवाब था जबरदस्ती कि के सवाल है। वामपंथ भी इसलिए बदनाम हुआ कि गलत प्रश्न गलत आदमियों से उठाता है। आप अपने ये प्रश्न आप खुद से उठाइए बस, और किसी से मत। आप ये गाइडलाइन देने की जो टेंडेंसी है ना, वो गलत है। वामपंथी साहित्य में जी जी जो हमारे के हम इस लाइन पे लिखेंगे, इस लाइन पे नहीं लिखी जाती कविता। लाइन पे कोई लेखन नहीं होता। लेखन तो लाइन बनाता है, लाइन क्रिएट तो सही करता बात है। है, आप लाइन पे नहीं आप जो चलता लिख रहे है। हो अब वो कहते थे मेरी वो आस्था पंथी जो है मनुष्यता में है, और मैंने जीवन भर बेहतर मनुष्य होने के लिए संघर्ष किया, और साहित्य को वो बेहतर मनुष्य होने का एक जरिया मानते थे। और उन्होंने लिखा था कि मैं मनुष्यता की नागरिकता लेना चाहता हूँ। तो ये जो बातें हैं इस पे गौर करना चाहिए आपको। अब चचा गालिब क्या कहते हैं, वो भी तो ये कहते हैं आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो जो इंसान होना मैसर हो सके, इसीलिए सारा लेखन है, सारा साहित्य है, सारा कला है, संस्कृति है, सारी चीज़ें हैं। तो और दूसरा वो गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। उनका कहना था अगर गांधी जी और जीवित होते आज की तारीख में, तो मान के चलिए कि उसमें उनमें परिवर्तन आया होता और हिंद स्वराज में कुछ नए अध्याय जुड़ जाते। एक छोटी सी कविता थी कि वो जो महुआ बीनने वाली लड़की जंगलों में जानवरों से नहीं डरती, मगर जब वो बाजार आती है तो आदमियों से डरती है। क्या गजब बात है। ये देखिए, तो इन चीज़ों को चिन्हित करना और रेखांकित करना, ये विनोद कुमार शुक्ल होना है। तो सर मैं आपसे चाहूँगा एक छोटी सी कविता आप पढ़ते हैं, और डॉक्टर साहब आपको यदि कुछ उसमें से अच्छा लगे तो, या आप लिख के लाए हो तो। हाँ, मैं कविता उनकी लिख के आया, पढ़ना चाहूँगा। मैं सर को सुनूंगा कविता उनकी जी। क्यों कविताएं मैंने हाँ, विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा, कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा, पहाड़, टीले, चट्टानें, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर, खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव-गांव, जंगल, गलियां जाऊंगा। खेत खलिहान जैसे लोगों से मिलने, खेत खलिहान नहीं, खेत खलिहान जैसे लोगों से मिलने गांव-गांव, जंगल, गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक ज़रूरी काम की तरह मिलता रहूँगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक ज़रूरी काम की तरह मिलता रहूँगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। क्या बात है। मैं कविता मुझे कविता याद नहीं है, मैंने कविता पढ़ी है और उसका वो शीर्षक याद है, पर मैं उस कविता का भाव आपको बताऊंगा कि कितने कैसे उनकी खैर हर लिखने की शैली वो है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ कैसे निकालते जाते हैं और वो कविता बड़े बनाते जाते हैं, और अंततः जाके आप देखते हो कि आप एक बहुत बड़ी कविता को पढ़ रहे हैं जहाँ से बहुत साधारण बात से शुरू हुई। तो उन्होंने कहा था अपने घर से निकलो, तो आपको अगर अपना घर देखना है तो अपने घर से बाहर निकल के अपने घर को देखो। तो वहाँ उनकी कविता थी दूर से अपना घर देखना चाहिए, शायद उस कविता का शीर्षक वो है कि अपने दूर से तो वो कहते हैं कि पहले अपने घर को देखना, थोड़ा दूर से देखो, और अपने घर अपने और बाहर निकलो तो अपने शहर को देखना है तो दूसरे शहर से देखो, अपने देश को देखना है तो बाहर के देश से देखो, और इस दुनिया को देखना है तो अंतरिक्ष से देखो, और तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारा घर क्या है तुम्हारा। अब ये जो सोच है ना, ये जो दृष्टि है, ज्ञान जी आप तो विज्ञान के और जीव विज्ञान के डॉक्टर हैं, एक जो अलग किस्म का फोकल लेंथ का मामला है। ये कविता में फोकल लेंथ कि आपको दुनिया, घर, परिवार आप देखने के लिए बड़ा देखो, आपको एक फोकल लेंथ चाहिए, उसके बिना आप चीजों को ढंग से नहीं इस देख कविता को आप देखो। ये मुझे लगता है कि पहली कविता है जिसमें फोकल लेंथ की बात की जा रही है। विज्ञान कविता होगी वो, आप जो कह रहे थे विज्ञान कविता का संकलन कह रहे थे सर, फोकल लेंथ तो है वो बात, वो
इनमें है। तो कविताएं पढ़ी, फिर इसको पढ़ा तो एक अलग शुक्ल जी नज़र आते हैं और मज़ा आता है। तो है वो जिस तरीके से शुक्ल जी की लोकप्रियता आखिरी के दिनों में और युवा मन में, युवाओं पर उन्होंने यहाँ एक प्रश्न उठता है, वैसे आपसे पूछूं मैं, मुझे लगता है इस उम्र में आके जैसे किताब की रॉयल्टी उनको मिली, वही किताब है, ये किताब 96 से है और रॉयल्टी नहीं मिली। उस किताब के सडनली 17 लाख 18 लाख की रॉयल्टी बनती, वही पाठक है, वही हिंदी संसार है, वही खरीदने वाले हैं। तो कहाँ खेल क्या है? क्या ये नए सोशल मीडिया ने अब नए पाठक पैदा किए, वो खेल है? क्योंकि जब जिन्होंने छापा है वो तो कहते हैं नई किस्म की हिंदी, मतलब वो साधारण हिंदी की वकालत करने वाले प्रकाशक हैं वो जो छाप रहे हैं। वो कहते हैं ये सब जिसमें कि इंग्लिश शब्द भी आए, जो आज के मुहावरे आए, आज की भाषा है, वो ये भाषा तो एकदम अलग है, उस समय की हिंदी से भी अलग है। हाँ, ये गद्य ही अलग है और इसके फिर बिक रही इतने है। पाठक अगर मिले तो अभी तक वो पाठक कहाँ थे? तो क्या ये प्रकाशकों को खेल है? रायपुर में जब प्रकाशकों उनको के रायपुर में जब उनको रॉयल्टी दी गई, बड़ी ये- रकम दी गई, और तो उसके उसके बाकायदा- बाद उनकी किताब पे उनके हस्ताक्षर लेने के लिए लाइन लगी, लाइन, जैसे कि पुराने जमाने में फिल्मों के लिए टिकट के लिए लाइन लगती थी, उस तरह से लोग खड़े हुए। और मुझे लगता है कि जैसे कहा जाता है कि विनोद जी नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग इसको देहांत मानते हैं, देह का, भौतिक देह का अंत हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल हमारे बीच हमेशा रहेंगे। अक्षर जो होता है, जिसका क्षरण नहीं होता है, अक्षरों में, शब्दों में विनोद कुमार शुक्ल हमारे बीच लगातार जीवित रहेंगे। हम उनको याद करते रहेंगे। उनके पढ़ के हम जानेंगे कि हमारे हिंदी साहित्य में एक ऐसा कवि उपन्यासकार लेखक हुआ है। चलिए, तो इस चर्चा को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ आपके इस बहुत अच्छे नोट के साथ कि विनोद कुमार शुक्ल जी का देहांत हुआ है, मगर वो हम सबके बीच हमेशा रहेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो कवि हृदय, कवि मन है, तो उस कवि मन तो उनके गद्य में दिखता है और कवि तो वो अच्छे हैं ही। और ख़त्म मैं यहाँ से करूँगा जो उनकी बड़ी पॉपुलर या लोकप्रिय कविता है जो हर जगह दिख रही है सोशल मीडिया पे, कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ, मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे मगर साथ साथ चलने चलने को जानते। तो इससे अच्छी उम्मीद, इससे अच्छा सहयोग और एक विश्व बंधुता की जो भावना है और उनकी आस्था, विश्वास हर कविता में दिखती है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी पे इस दफ़ा हमने ऑफ द रिकॉर्ड में जो सारी बातें की हैं वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।